वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीपी भासी एक नई बात हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है इज इट रियली बैरिकेडिंग ऑफ हॉर्मुज और 92। ये जो आप देख रहे हैं हॉर्मुज खाड़ी का खेल चल रहा है। क्या इस बैरिकेडिंग का मुख्य लक्ष्य ईरान है या ईरान के अंदर 92 यानी यूरेनियम 92 है? इन्हीं परतों को उखाड़ता हुआ, इन्हीं परतों पे से आवरण दूर करता हुआ मैं सीपी भासी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं कहूंगा, पॉलिटिकल एनालिसिस और विज्ञान के संगम के साथ अनेक अध्ययनों के बाद वीडियो बनाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं सबसे पहला जो एटम बम था वो यूएसए ने बनाया था और वो था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें ऑफ कोर्स यूएसए ने बनाया था। यूएसए में बना था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जाना जाता है यूके और कनाडा के साथ में, और वो 16 जुलाई 1945 को बना था। और वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं अगस्त 1945 नागासाकी एंड हिरोशिमा पे जो बम्बारमेंट हुआ था उसमें इस एटम बम का ही हाथ था। यानी जिस समय विकास हुआ उसके एक माह के अंदर अंदर विश्व के तबाही का सायरन बज चुका था। आइए बहुत सिंपल विज्ञान की भाषा में और बहुत सिंपल राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ एक प्रयास तो करें देखने का क्या कारण है जो यह हॉर्मोन्स इस समय बैरिकेडिंग का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अंत तक मेरे साथ बने रहिए, शायद कई परतों से पर्दा उठे। मैंने आपको एटम बम बता दिया। सबसे पहला एटम बम यूएसए ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया था और हिरोशिमा पर सबसे पहला उसका उपयोग किया था। अब हम आते हैं जो सारी लड़ाई है इस समय हमको लगता है ईरान की है, ईरान वर्सेस यूएसए वर्सेस इजराइल। वास्तव में ये जो झगड़े का मूल कारण है ये 92 एलिमेंट यूरेनियम है। पीरियोडिक टेबल में यदि आप देखेंगे ध्यान से 92 नंबर एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है। ये सारा खेल उसी पे बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। अब यूरेनियम के प्रकृति में 3 ही आइसोटोप हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा टोटल आइसोटोप्स की संख्या 37 हो सकती है। कुछ मैन मेड सिंथेटिक आइसोटोप होते हैं, कुछ नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स की परिभाषा क्या है? किसी भी केमिकल एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जिसमें एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट हो। सच टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स विच हैव 2 or more than 2 forms which have same atomic number means same number of proton and electron but different number of neutrons। यूरेनियम भी कुछ इसी तरह का है। प्रकृति में इसके 3 ही आपको आइसोमर्स मिलेंगे, चौथा आइसोमर नहीं मिलेगा। सबसे पहला आइसोमर है यूरेनियम 238 जो प्रकृति में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यूरेनियम 238 का जो नेचर में अक्रेंस है 99.3%, 99.3% है। लेकिन प्रकृति कितनी समझदार है, उसने इस आइसोटोप को फिशाइल नहीं बनाया। या मैं एक शब्द आपको स्पष्ट कर दूं, फिशाइल शब्द जब मैं यूज करूंगा उसका मतलब है कौन सा एटम स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब होकर और विखंडित होकर लार्ज मात्रा में ऊर्जा दे सकता है, उस एलिमेंट को ही फिशाइल कहा जाएगा। सच टाइप ऑफ एटम एलिमेंट विच कैन एब्जॉर्ब स्लो न्यूट्रॉन एंड can be fission or can undergo the process of fission to produce a large amount of energy that is known as fissile।
तो यूरेनियम 238 सॉरी, जो प्रकृति में सर्वाधिक 99.3% है, फिशाइल नहीं है, हां फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फिशाइल का मतलब है यदि कोई एलिमेंट स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके और अपघटित होकर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो फिशाइल है। फर्टाइल का मतलब है यदि कोई केमिकल एलिमेंट न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे फिशाइल एटम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फर्टाइल कहा जाता है। इसका मतलब यूरेनियम 238 फिशाइल नहीं है, यानी ये न्यूक्लियर फिशन के किसी काम का नहीं है, लेकिन फर्टाइल है क्योंकि एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद ये 93 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो सकता है। जो फिशाइल एलिमेंट है वो है यूरेनियम 35, लेकिन ये फर्टाइल नहीं है, ये भी बता दूं। तो जो एलिमेंट सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फिशन के काम में लिया जाता है वो है यूरेनियम 235, जिसका नेचुरल अकरेंस 0.7% है, केवल 0.7%। तीसरा आइसोमर है यूरेनियम 234, जो फिशाइल है, लेकिन इसका जो नेचर में अमाउंट है लगभग 0.005 से 0.01 ग्राम है। मैं फिर कह रहा हूं, यह फर्टाइल नहीं, फिशाइल है, लेकिन इसी का उपयोग किया जाता है क्योंकि 0.005 की तुलना में 0.7 मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए उससे आसानी से संवर्धित यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम बनाया जा सकता है। बात स्पष्ट होनी चाहिए, यूरेनियम 238 ऐसा यूरेनियम का नेचुरली अकरिंग आइसोटोप जो फर्टाइल है, एक न्यूट्रॉन लेकर प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो सकता है, फिशाइल नहीं है। यूरेनियम 235 फिशाइल है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक चेन रिएक्शन शुरू करके विघटन की एक श्रृंखला खड़ी कर देगा। यूरेनियम 234 नेचर में बहुत कम है और वो बनता ही यूरेनियम 238 के विघटन से है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, फिशाइल है, लेकिन उसका कोई भी उपयोग न्यूक्लियर फिशन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब आ जाएं, व्हाट डू यू मीन बाय एनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम, जो इस समय बड़ा संकट का विषय बना हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ। मैंने आपसे कहा नेचर में जब आप यूरेनियम निकालेंगे 99.3% आपको यूरेनियम 238 मिलेगा, केवल 0.7% यूरेनियम 235 मिलेगा। अब आप उस यूरेनियम 35 जो आपके काम का है न्यूक्लियर फिशन के लिए, उसका अमाउंट कितना बढ़ाते हैं, इसी को एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। यानी यदि आप यूरेनियम का अमाउंट, कौन से यूरेनियम का? जो फिशाइल है, यूरेनियम 235, जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम निकला है, उसमें 238 99.3%, 235 0.7 है, और यूरेनियम 234 0.005 to 0.1% है। किस तरह आप 99.3 में 0.7 यूरेनियम 235 की मात्रा आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, इसी को ही एनरिच्ड यूरेनियम या संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है, और यही न्यूक्लियर फिशन में काम में आता है। फ्रेंड्स, 3 कैटेगरी में आप मैं डिवाइड कर दूं जो एनरिच्ड यूरेनियम है। फिर कह रहा हूं, एनरिच्ड यूरेनियम such type of uranium in which the amount of U-35 has been increased। कितना इंक्रीज हो सकता है आगे बता रहा हूं आपको। थोड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बहुत अधिक भी हो सकता है। इसी आधार पे हम कहते हैं LEU, लो एनरिच्ड यूरेनियम। लो एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब है जिसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज 3 से 5% हो। यानी यदि यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7% से बढ़ाकर आपने 3 से 5% कर दिया, वो कहलाता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। और यदि यह मात्रा 5 से बढ़ती जाती है, यूरेनियम का एनरिचमेंट बढ़ता जाता है। लेकिन HEU, हाई एनरिच्ड यूरेनियम किसे कहा जाता है? सच टाइप ऑफ यूरेनियम in which isotope U-35 is more than 20%।
ऐसा यूरेनियम जिसमें आइसोटोप 235 का परसेंटेज जो नेचर में 0.7 है, लो व्हाट शुड आई से, यस, लो एनरिच्ड यूरेनियम में 3 to 5% है। जब ये 20% से ज्यादा बढ़ जाता है तभी इसको हाई एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। यानी मैं ये कह दूं 20 to 90% जो यूरेनियम है बहुत खतरनाक है साहब, और ये सारी लड़ाई इसी की है। और देखेंगे हम आगे चल के कौन इसका वास्तविक कल्प्रिट है और कितना कल्प्रिट है, ये प्रूव करके ही आज रहूंगा। सो फ्रेंड्स, मोर देन 20% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, 3 to 5% लो एनरिच्ड यूरेनियम, मैं ये कह दूं 5 to 20%, देयर इज नो एनी स्पेसिफिकेशन, 20 to 90% एनरिच्ड यूरेनियम और मोर देन 90% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बनता कैसे है। जी हां, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से बनाया जाता है। यह अपने आप में एक वीडियो है जो कभी आपको बताऊंगा। यानी जो नेचुरल आइसोमर है 238, 235, 234, उसमें सेंट्रीफ्यूजन के माध्यम से यूरेनियम 238 को अलग करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। इसी को सेंट्रीफ्यूजन मेथड कहा जाता है, या इसी को एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। और एनरिच्ड यूरेनियम ही है, यूरेनियम 235 ही है। जितना परसेंटेज बढ़ेगा एटॉमिक बम बनने की संभावना बढ़ेगी। एटम बम के ऑब्वियसली मिसयूज की संभावना बढ़ेगी। मिसयूज तो मैंने आपको बताया, जब ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार कर दिया था 1945 में हिरोशिमा पर जब पड़ा था, दुनिया को मालूम पड़ गया था कितनी मौतें हुई थी और कितनी हानि हुई थी। फ्रेंड्स, अब मैं आ जाता हूं, चूंकि यूएनओ एक बना था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कितना इस समय रेलिवेंट है आज के टाइम में, जब ये युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। विश्व का हर नागरिक, 800 करोड़ विश्व का नागरिक इस समय इस युद्ध से सफर कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन यूएनओ की एक एजेंसी बनी थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जी हां, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मैं समझता हूं लगभग 1957 में बनी थी। हां, ये छोटी से कह रहा हूं, वो ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर है। इसका काम है निगरानी रखना। किसमें निगरानी रखना? कौन सा कंट्री परमाणु ऊर्जा का कैसा उपयोग कर रहा है, लेकिन कितना इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है यह पॉसिबल नहीं है। निगरानी रख सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आते हैं आज की लड़ाई के मेन मुद्दे पर, जिसमें यूएसए भी उतना ही जिम्मेदार है जितना ईरान है, ईरान भी उतना ही जिम्मेदार है जितना यूएस है। ध्यान से देखिएगा, 1915 में एक संधि हुई थी, 7 कंट्री थे, उसको नाम दिया गया था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसका एब्रिविएशन है JCPOA। इसको कहा जाता था P5+1 प्लस ईरान। जी हां, 2015 में जो ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA बना था, इसको कहा जाता था, आई हैव रिटन, PF+1 प्लस ईरान। PF का मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वीटो कर सकते हैं, जिन्होंने यूएनओ को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, उन्हीं के लिए ये P परमानेंट शब्द का यूज किया गया है। 5 तो वो वीटो पावर वाले आ गए, +1 जो कंट्री था वो जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है साहब। जो +1 है, PF5 का मतलब ऑल द 5 परमानेंट हैविंग वीटो पावर, +1 जर्मनी प्लस ईरान। 2015 में यह संधि बनी थी और ईरान के लिए बनाई गई थी। इसको ईरान संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ईरान की सीमा तय की गई थी कि आप यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं, लेकिन 3.6% से ज्यादा नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, 2015 में ये जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना था,
5 परमानेंट वीटो कंट्रीज प्लस 1 जर्मनी प्लस ईरान, इसको ईरान संधि ही कहा जाता है। और इसको ईरान के न्यूक्लियर वेपन से रोकने के लिए था या न्यूक्लियर इनरिचमेंट की लिमिटेशन तय करने के लिए था। इसमें लिमिटेशन तय की गई थी, आप एनरिच्ड यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप शुड नॉट बी मोर देन 3.7%, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो 300 kg डिसाइड किया गया था। फिर सुन लीजिए, ये संधि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए 2015 में बनी थी, और लिमिट थी ईरान 3.6% से ज्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा और 300 kg से ज्यादा 3.6% एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रखेगा। अब देखिए आप तमाशा, ये जो संधि बनी थी, ऑब्वियसली जब 5 मेंबर कह रहा हूं उसमें यूएसए भी होगा, रशिया भी होगा और यूएसएसआर भी होगा। इसमें से 2018 में यूएसए बिल्कुल बैक साइड चला गया, संधि से बाहर हो गया। जी हां, 2018 में ये जो JCPOA संधि हुई थी, यूएसए ने अपने आप को बाहर किया। क्यों किया? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह हर नागरिक के दिमाग में लगना चाहिए, विश्व के हर नागरिक के दिमाग में उठना चाहिए। क्या कारण था? यूएसए ने 2018 को जो ईरान परमाणु प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन बना था या एक्शन कमेटी बनी थी, उसमें से अपने आप को बाहर कर लिया था। जब 2018 में यूएसए ने अपने आप को बाहर कर लिया था, तभी ईरान ने यूरेनियम का एनरिचमेंट भी शुरू कर दिया था। यानी मैंने आपको बताया था, ये जो JCPOA कमेटी बनी थी, इसने कहा था ईरान के नॉट एनरिच्ड यूरेनियम मोर देन 3.7% एंड मोर नॉट मोर देन 300 kg। जो सूत्र हैं इस समय कहते हैं लगभग ईरान ने यूरेनियम को 96% एनरिच कर लिया है। यानी यूरेनियम के पास जो लिमिटेशन थी वो 3.6% एनरिच करने की थी, लेकिन उसने 60% तक एनरिच कर लिया है। यदि 20% भी एनरिच कर लिया जाए तो अभी 20% से 60, 70, 80, 90% पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगता। अब आप पूछेंगे, जब यूएसए उसको बैरिकेड करके खड़ा है, यूएसए के पास कितना एनरिच्ड यूरेनियम है? ध्यान से सुन लीजिए, 6 लाख केजी से ज्यादा, 6 लाख केजी से ज्यादा यूएसए के पास है। लगभग 5,75,000 केजी रशिया के पास है। यानी ये किंग बने हुए बैठे हैं एनरिच्ड यूरेनियम के। ये जो चाहे एनरिच कर सकते हैं, जब चाहे तब उसका विनाश कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? 6 केजी एनरिच्ड यूरेनियम रखना, और वो एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब आप समझ जाइए 60% प्लस अबव ही है। अब एक प्रश्न और क्लियर कर दूं आपको। आप सोच रहे होंगे, प्रकृति में जो यूरेनियम 235 है वो 0.7% पाया जाता है, हम उसको एनरिच करते हैं 3 to 5% ताकि परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन के लिए हो। जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन के लिए इनरिचमेंट की आवश्यकता है वो 3 to 5% ही है। जब आप 5% से ऊपर जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के भी काम आ सकती है। मैं यही नहीं कह रहा कि केवल न्यूक्लियर फिशन बम के ही काम हाईली एनरिचमेंट यूरेनियम आ सकता है। मेडिकल में जो आइसोटॉप्स का यूज है आप सब जानते हैं, उसके लिए भी हाई एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर जो रिसर्च रिएक्टर है उनके लिए भी हाई एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। ये एनरिचमेंट कहां तक पहुंच सकता है? मैं ये जितना मैंने अध्ययन किया है, प्रैक्टिकली 99% तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन पहुंचते नहीं है। छोटी गली तो आप कह सकते हैं 100% तक पहुंचा जा सकता है। मैंने आपसे कहा सेंट्रीफ्यूज मेथड है, आराम से आप 100 नहीं 99% तक पहुंचा जा सकता है। हां, लेकिन 98% एनरिच्ड यूरेनियम कई ऐसे देशों के पास है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो, या ऐसे ही वीटो पावर वाले दूसरे कंट्री हो। फ्रेंड्स, एक बात और कह दूं, ये जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिसर्च के लिए उपयोग होता है। शुरू में हाई एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता थी। यही हमारे वैज्ञानिकों की विशेषता है, वो किस तरह विध्वंसात्मक पदार्थ को निर्माणात्मक
कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाने के लिए उसका उपयोग बढ़ाते हैं। 1956 में हमारे देश में बॉम्बे में पहला रिएक्टर अप्सरा आया था। उसमें 90% एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती थी और आज ये कंडीशन आ गई है कि जो हमें रिएक्टर्स में दूसरे कंट्रीज में भी, इंडिया में भी, जो किसी जमाने में 50-60 के दशक में 90% एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती थी, आज लगभग 6 या 7% पे हम 6-7% एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग करके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का उपयोग करके रचनात्मक कार्यों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। यह सारा खेल यूरेनियम 235 का है, जो प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स में से एक है। यूरेनियम 238 99.3%, यूरेनियम 235 0.7%, यूरेनियम 234 जो यूरेनियम 238 के विघटन के कारण बनता है 0.005 to 0.1%। कितना यूरेनियम 235 नेचुरल यूरेनियम में बढ़ता है, उसी को यूरेनियम इनरिचमेंट और हिंदी में यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है, जो इस समय मूल संकट का कारण बना होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए। एक शिक्षक की भूमिका अदा करता हूं, जो कुछ पढ़ सकता हूं उसको और अधिक पढ़ने की कोशिश करता हूं और अंत में कबीरदास जी का दोहा के समाप्त करूंगा। कबीरदास जी ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़ा डरा रहा किनारे बैठ। नमस्कार।